की हम लोग बात करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। जब भी हम बात करेंगे ट्रांजैक्शन की, तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बिजनेस में अंडरटेक हुई जिससे फाइनेंशियल पोजीशन में कोई कमी आई हो, मतलब पैसे के लेन देन में कोई चेंज आया हो। मान लो हम लोग गुड्स खरीदते हैं, परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, पैसा आता भी है या पैसा चला जाता है। फाइनेंशियल चीजों में चेंजेस अगर आते हैं तो वो कहलाता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। यहाँ पे वर्ड बहुत ध्यान से समझना है कि हम इकोनॉमिक, यहाँ पे जब बात करते हैं ना बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो इकोनॉमिक पैसे से रिलेटेड चीजों के बारे में ध्यान रखेंगे। अगर हमने बिजनेस में कोई ऐसी चीज करी, ऐसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी का होटल है और कोई सामने से गरीब चला जा रहा है, उसको उठा के कोई जरा खाने का दे दिया एक रोटी, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन के केस में इतना कंसिडरेशन में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। बुक्स में और जहां जहां भी आपके रिसोर्सेज हैं पढ़ने के, वहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात की गई, क्योंकि अकाउंटिंग में हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ही स्टडी करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? मतलब रिकॉर्ड करेंगे हम लोग बहुत सारी और चीजें भी जो नॉन इकोनॉमिक नेचर की होती हैं, जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। चैरिटी में दी जाने वाली चीजें भी आती हैं, फ्री सैंपल्स तो खैर एडवर्टीजमेंट में आता है, लेकिन चैरिटी वगैरह भी आता है क्योंकि हमें लिखना होता है। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग का मतलब ये है कि जो कुछ हमने, जैसे मान लो आज डे है थर्सडे, आज थर्सडे के दिन हमने क्या क्या किया दिन भर पैसों से रिलेटेड, ये सब हमको याद नहीं रह सकता। अकाउंटिंग है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग एवरी ट्रांजैक्शन। आज की तारीख में हमने जो कुछ किया, किसी से पैसे लेना है, किसी को पैसे देना है, कोई आएगा हमसे कुछ सामान खरीदेगा, किसी से हम कुछ सामान खरीदेंगे। देयर आर मल्टीपल अकाउंट्स, मल्टीपल थिंग्स दैट हैपन इन अ पर्टिकुलर बिजनेस, और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चलता रहता है, चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि आज बिजनेस स्टार्ट हुआ कल बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है, चलता रहेगा। तो अगर हमें ये याद रखना है कि थर्सडे को 2023 में जून के सेकेंड थर्सडे, जो कि तारीख थी 9 तारीख मान लो या 8 तारीख, उसको उस दिन मिसेस पंकज एंड सन से क्या ट्रांजैक्शन हुआ मेरा, तो 2070 में अगर हमें याद करना है 2070 में, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम याद रख सकें, क्योंकि हो सकता है कि बिजनेस का ओनर ही उस टाइम ना हो, उसके बच्चे चला रहे हो, लेकिन कोई कोर्ट केस फंस जाए जिसमें कि 2023 की फाइल मांग ली जाए, मिसाल के तौर पे एग्जांपल दे रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। पिछले 10 साल की भी आपको बात याद रह जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसको प्रॉपरली हम लोग एक जगह पे लिख लेते हैं। जितने भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, जो कुछ भी हम बिजनेस में करते हैं, उसको एक जगह पे लिखना शुरू करते हैं। रिकॉर्डिंग की जो कला होती है उसको अकाउंटिंग कहते हैं। हम लोग और डिटेल में आगे बढ़ेंगे तो उसको समझेंगे। सिर्फ लेमैन की तरह लिख लेना कि हमने पेड कैश टू मिसेस पंकज, ये लिख लेना खाली, अकाउंटिंग नहीं होती है। ये है सिर्फ लिखना, आपने रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन इसको रिकॉर्ड करने की जो आर्ट होती है वो होती है अकाउंटिंग, और वही हम लोग सीखेंगे कैसे इसको प्रॉपरली प्रोफेशनली लिखना है, जिसको कि अकाउंटिंग का टर्म दिया जा सके, दैट इज नोन एज अकाउंटिंग। ये तो सिंपल हमने लिखा है, स्टेटमेंट फॉर्म कर लिया हमने, स्टेटमेंट को हमने लिख लिया ताकि याद रहे। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? तो ये चीज जो हमने की, यहाँ पे जो मिसेस पंकज को हमने कैश दिया, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे हम मेरी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगी, मेरे पास से पैसे जा रहे होंगे, तो दैट इज नोन एज बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? देन कम्स द इवेंट, इसी से रिलेटेड होता है इवेंट। इवेंट इज द कंसिक्वेंस और द रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शन का क्या रिजल्ट में देखने को मिला, दैट इज नोन एज इवेंट। मिसाल के तौर पे मैं दे दूं एक एग्जांपल यहाँ पे, ट्रांजैक्शंस आर इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 5 लाख इनटू द बिजनेस। हमने 5 लाख रुपए का एक इन्वेस्टमेंट किया, हमने गुड्स खरीद लिए 2 लाख रुपए के, या हमने कैश सेल कर दी 20,000 रुपए की, ये हो गया हमारा क्या, ट्रांजैक्शन। इज इट क्लियर? देन इवेंट्स क्या है, जो सेल हुई थी उस सेल में, मान लो फॉर एग्जांपल सेल हुई आपकी 5 लाख रुपए की, इसकी कॉस्ट आ रही थी मिसाल के तौर पे 4,60,000 रुपीज की, दैट मीन्स देयर इज द प्रॉफिट ऑफ 40,000 रुपीज, सो दिस इज द इवेंट। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया यहां तक बात? पक्का आ गया ना? तो रिजल्ट क्या है उस ट्रांजैक्शन का, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन दैट इज हैपनिंग टू द बिजनेस इज नोन एज इवेंट। वाउचर्स क्या है? वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि ऑथराइजेशन देता है किसी भी ट्रांजैक्शन को लेके,
कि उस ट्रांजैक्शन, अगर हमें कोई भी ट्रांजैक्शन करना है उसका एक सेपरेट वाउचर बनाया जाता है और हर ट्रांजैक्शन का एक अलग वाउचर तैयार किया जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? वाउचर अकाउंटेंट प्रोवाइड करता है, जिसको हम लोग अभी आगे देखेंगे कि मतलब हर एक ट्रांजैक्शन के साइड बाय साइड एक वाउचर चलता है, हमेशा साथ में प्रोवाइड रखते हैं। देन कम्स द कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है वो पैसा या पैसे से रिलेटेड, पैसे की वैल्यू की कोई भी चीज जो बिजनेस में लगाई जाती है जिससे कि हम लोग बिजनेस को अंडरटेक कर सकें, बिजनेस को आगे चला सकें। इसका जो फॉर्मूला होता है बेसिक, वो क्या है? असेट्स माइनस लायबिलिटीज। ये इसका फॉर्मूला है सीधा सीधा। लोग नॉर्मली कैपिटल को सिर्फ पैसा मानते हैं, हम यहां पे क्लियर कर दें बात को, कैपिटल सिर्फ पैसा नहीं होता है, पैसा भी होता है, भी वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। कैपिटल पैसा भी होता है, पैसा ही नहीं होता है। मतलब इफ यू आर कंक्लूडिंग कि सिर्फ पैसा जो हमने बिजनेस में लगाया है यही कैपिटल है, नहीं, बल्कि अगर हमने पैसे की वर्थ की कोई भी चीज लगाई है, फॉर एग्जांपल हमने अपनी गाड़ी लगा दी बिजनेस में ताकि गाड़ी से बिजनेस को करा जा सके, अपनी जमीन दे दी, अपना मकान दे दिया, अपने घर से मशीन लाके दे दी मान लो फॉर एग्जांपल, तो ये सब कुछ कैपिटल। मनी और मनीज वर्थ दैट इज इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, जिससे कि बिजनेस चलाया जा सके, दैट इज नोन एज कैपिटल। क्लियर हो गया यहां तक बात? हम लोग अभी आगे एक और चीज देखेंगे, कैपिटल को कभी भी असेट नहीं मानते। कैपिटल जो होती है वो फर्म के लिए क्या होती है? लायबिलिटी। अभी हम लोग इसके बारे में जब आगे पढ़ेंगे तब समझ आएगा लायबिलिटी क्या होती है और असेट्स क्या होते हैं। इतना समझ लो कि कैपिटल इज अ लायबिलिटी टू द फर्म। क्लियर? जो पैसा हम बिजनेस में लगाते हैं वो हमारा असेट नहीं होता, बल्कि क्या होती है हमारे लिए, बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं असेट्स की। असेट्स को कहा जाता है जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी पोजेशंस है हमारे पास, जो हमें कुछ कमा के दे सकते हैं लेमैन की लैंग्वेज में, उसको हम लोग असेट्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन जो दे रखी है मैं एग्जैक्ट पढ़ दूं कि असेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस व्हिच आर एक्वायर्ड एट मेजरेबल मनी कॉस्ट। कोई भी चीज, कोई भी एक ऐसी चीज वैल्यूएबल जिसको हम खरीदते हैं पैसा देके और जो वैल्यूएबल होती है बिजनेस के लिए, दैट्स इट। मतलब पैसे या पैसे से रिलेटेड कोई भी चीज जिसकी वैल्यू हमारे पास बिजनेस में मौजूद होती है, जो हमारे लिए वैल्यूएबल होता है, जिससे हम कमा सकते हैं कुछ, वो असेट है। ये पेन मिसाल दे दें, इससे हम कमा सकते हैं, दैट इज एसेट। अगर हम गाड़ी है हमारे पास और हम कोई ऐसा काम करें जिसे गाड़ी ही कमा के दे रही है, तो गाड़ी एसेट हो गई मेरे लिए। या मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारा घर, अभी इसकी डिटेल्स अलग होती हैं, घर एसेट होता है कि नहीं होता है वो तो बहुत बड़ा डिस्कशन है, लेकिन बच्चों के लिए हम समझाने के लिए कह सकते हैं ट्रैक्टर, मशीन, कैश, ये सब क्या है हमारे लिए? असेट्स। इज इट क्लियर? इसको और हम सिंप्लीफाई कर दें ताकि समझ में आ जाए। असेट्स वो है कि जिसमें प्रेजेंट में भले पैसे जा रहे हो, प्रेजेंट में आउटफ्लो हो रहा हो पैसे का, कैश का, और फ्यूचर में हमें पैसे मिल जाएं। जैसे मान ली एक ट्रैक्टर है, प्रेजेंट में हमने खरीदा, पैसे गए, लेकिन फ्यूचर में अगर उसको बेचें या वो उसको रखें और उससे काम करें तब भी इनफ्लो होता रहेगा, तो ये क्या हो गया? असेट। लायबिलिटी इसी की उल्टी है, जिसमें प्रेजेंट में भले पैसे हमारे पास आ रहे हो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने मेहंदी से उधार ले लिए 10,000 रुपए, तो प्रेजेंट में तो मेरे पास इनफ्लो हो गया, लेकिन फ्यूचर में तो देना है ना वापस, फ्यूचर में देना है। तो जिसमें भी हमें फ्यूचर में जिसको देना है, बैंक से लोन लेना, बैंक से अगर हम लोन लेते हैं तो प्रेजेंट में तो मेरे पास पैसे आ जाते हैं, मेरे पास मोबाइल हमने निकाला, पेटीएम पोस्टपेड कर दिया, किसी को पेमेंट करा, पेटीएम पोस्टपेड से कर दिया, बहुत खुश हो गए, मेरे पास से पैसे नहीं गए, फिर भी हमारे पास सामान आ गया, सामने वाले ने उसको पेमेंट रिसीव भी कर लिया, लेकिन प्रेजेंट में हमें पैसे तो मिल गए, लेकिन फ्यूचर में हमें वापस देना है कि नहीं देना है? या अगर हमें फ्यूचर में पैसे वापस देना है तो दैट विल बी नोन एज लायबिलिटी। लायबिलिटी मींस जिम्मेदारी। तो हम असेट्स की और क्लासिफिकेशन पे बात कर लेते हैं। असेट्स आते हैं करंट और नॉन करंट। कहा जाता है कि जिसको 6 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है वो करंट एसेट्स कहलाते हैं, और जो 6 महीने के अंदर 1 साल, सॉरी, वो क्विक एसेट्स हो जाएंगे बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए। एक होते हैं करंट, क्विक, और एक होते हैं फिक्स्ड, नॉन करंट कहलाते हैं। बेसिक जो आपका डिफरेंशिएशन है वो है करंट और नॉन करंट का, ठीक है। तो नॉन करंट वो है कि जो आपके पास काफी लंबे टाइम तक रखे रहे, जिसको सेल के लिए आप नहीं खरीदते हैं। जैसे आपने गाड़ी खरीदी, आपने मशीन खरीदी, तो ये एक्सपेक्टेड है कि वो आप 1 साल के लिए नहीं खरीदते हैं, तो उससे कुछ काम लेना होता है 10 साल, 5 साल, 20 साल के लिए, तो वो कहलाता है आपका नॉन करंट एसेट, जिससे हम कमाई करते हैं, जिसको प्रोसेस करके हम काम करते हैं।
लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, मशीन हो गई, प्लांट हो गया, इसको हम लोग बेचने के लिए नियत से नहीं खरीदते हैं। अब ये प्रॉपर्टी डीलर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, उनके लिए जमीन खरीद बेचने का एक साधन ही है, लेकिन हम एक नॉर्मल इंसान की बात करें, नॉर्मल बिजनेसेस की बात करें। एम आई क्लियर और नॉट? करंट एसेट्स वो होते हैं जो हम लोग खरीदते इसीलिए ताकि हम लोग उसको कैश में कन्वर्ट कर सकें एट द टाइम ऑफ आवर नीड, और एक साल के अंदर ये आराम से कन्वर्ट भी हो जाएं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर एक आदमी का फॉर एग्जांपल चश्मे का काम है, तो चश्मे का जो स्टॉक खरीदेगा वो तुरंत उसको खरीदेगा, या शीशे खरीदता है चश्मे के तो शीशे इस पे लगाएगा फ्रेम में और उसको फटाफट बेच डालेगा, तो ये शीशे उसके लिए क्या हो जाएंगे? करंट एसेट्स। एम आई क्लियर? तो जिसको वो सेल के लिए सेल कर सकता है एक साल के अंदर, वो करंट एसेट्स में माने जाते हैं। इसकी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स को हम लोग आगे भी देखेंगे, जैसे बिल रिसीवेबल हो गया, कैश हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज हो गई, अभी हम लोग आगे इसी में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? फिर फिक्स एसेट्स जो होते हैं, जो नॉन करंट को फिक्स एसेट्स कहते हैं। दो तरह के हमने यहाँ पे बात कर ली, एक है नॉन करंट और दूसरे हैं करंट। करंट समझ गया ना, जो विद इन ईयर कन्वर्ट हो जाए कैश में, BR, इन्वेंट्रीज, है ना, डेटर्स, कैश। नॉन करंट के अंदर हमने क्या नाम लिया? लायबिलिटी, सॉरी, नॉन करंट में हमने क्या क्या नाम लिए थे? प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब क्या हो गया? नॉन करंट। नॉन करंट में दो तरह के फिर आ जाएंगे आगे, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल वो कि जिनको छू सकते हैं, कोई भी चीज। ये बोर्ड हमने छू लिया, इसका एक सेपरेट एक डिस्टिंक्ट शेप है, इसका एक कलर है, इसकी मतलब इसकी फिजिकल ट्राइट्स हैं, और ये सबके लिए सेम है। ये पेन है, सिलिंड्रिकल इन शेप है, ठीक है, व्हाइट कलर का है, इसका एक पर्टिकुलर वेट होगा, इसका अगर स्मेल वाली चीज है तो इसकी एक पर्टिकुलर स्मेल होगी, इसको सब लोग छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, ये सब है। तो ये क्या कहलाएगा? टेंजिबल एसेट। तो ये नॉन करंट में फिर कौन से आ गए? टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल समझ गए? जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, जिसका एक साइज होता है, एक कलर होता है, एक शेप होता है, एक वेट होता है। और इनटेंजिबल क्या होते हैं? जो असेट्स तो हैं जो हमें फ्यूचर में कमाने में मदद तो कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई डिफिनेट शेप, कलर, साइज नहीं है। जैसे गुडविल, मेरा नाम, मेरी शोहरत, इसका कोई नाम, इसकी कोई शेप नहीं है, इसको हम छू नहीं सकते, अपने नाम को, अपनी शोहरत, अपनी रेपुटेशन को। इसी तरह ट्रेडमार्क, अगर हमने कोई चीज अपने नाम की ट्रेडमार्क करा ली तो उससे हम कमाते रहेंगे। या हमने कोई किताब लिख दी और उसकी कॉपीराइट करा लिया, तो वो किताब मेरे नाम से रजिस्टर्ड हो गई, मेरे अलावा उस किताब को कोई और छू मतलब उस वैसी किताब नहीं लिख सकता। वीडियोज हो गई, मान लो मेरे कुछ लेक्चर्स हो गए, हमने क्या किया, उसको कॉपीराइट हो गया मेरा, तो अब मेरे वही लेक्चर उसी तरीके से कोई और मेरी इजाजत के बिना नहीं दे सकता, उसकी हमें रॉयल्टी मिलती रहेगी। पेटेंट्स, अगर हमने कोई चीज पेटेंट, कोई दवा है, कोई फॉर्मूला हमने पेटेंट करा लिया अपने नाम से, अपनी कंपनी के नाम से, तो वो दवा कोई और नहीं बना सकता, वो सिर्फ मेरा इसके ऊपर क्या हो गया? अधिकार हो गया। तो ये सब क्या हो गए? असेट्स तो हैं, लेकिन इनको छुआ नहीं जा सकता। एम आई क्लियर? पक्का? तो फिर उसके बाद करंट एसेट्स हो गए, उसके बाद फिर हम लोग आगे आते हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज मैंने बता दिया, वो चीज जिसमें भले प्रेजेंट में पैसे आ रहे हो, इनफ्लो हो रहा हो कैश का, लेकिन फ्यूचर में हमें उसको रीपे करना हो, तो वो क्या कहलाती है? लायबिलिटी। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? इंटरनल लायबिलिटी आती है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। अगर हमने जो पैसा लिया है ओनर्स को अपने खुद को वापस करना है ना, ओनर्स को खुद एज अ कैपिटल वापस करना है। मान लो अपने बिजनेस में पैसा हम खुद लगाते हैं, तो बिजनेस से पैसे हम ही वापस लेंगे। जब बिजनेस बंद होगा तो वो पैसा मेरे ही पास आएगा। बहुत ही शॉर्ट में अभी हम बिल्कुल एकदम बच्चों की तरीके से पढ़ा रहे हैं, कोई इसके अंदर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही कह सकते हैं टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमने एक बिजनेस एस्टेब्लिश किया, यहाँ पे बहुत सारा पैसा लगाया हमने यहाँ पे एसी लगाया, हमने यहाँ पे मान ली सीट्स लगाई, हमने बहुत सारी चीजें लगाई बिजनेस में। ये सब पैसे के वर्थ की थी। बिजनेस बन गया मेरा, शोरूम बड़ा सा बन गया। इस बिजनेस को कभी भी हमने खत्म किया तो इसका जो पैसा, जो कुछ बिकेगा, जो कुछ आएगा, वो किसका होगा? मेरा होगा। इसका मतलब वॉट एवर आई एम इन्वेस्टिंग इनटू द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल, एंड इन द इवेंट इट इज क्लोज्ड, ऑल द मनी विल बी रिटर्न टू मी। इसका मतलब बिजनेस के लिए ये कैपिटल क्या हो गई? लायबिलिटी हो गई, क्योंकि फ्यूचर में बिजनेस को हमें वापस करनी है। तो क्योंकि ओनर्स हम खुद इंटरनल आदमी हैं, हमको वापस करनी है, तो क्या हो गई? इंटरनल लायबिलिटी। और इस बिजनेस में जो बाहर वाले बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, किसी ने
मान ली फॉर एग्जांपल कुछ और किसी ने सॉरी फर्नीचर हाउस है ये, किसी ने लकड़ी इनको दी थी उधार पे, किसी ने कीलें दी थी इनको उधार पे, या मान ली कोई आदमी आया था यहाँ नौकरी करने, 1 महीने बाद उसको पैसे मिलते, ये बिजनेस बंद हो गया तो इनको लकड़ी का पैसा वापस देना है, इनको कीलों का पैसा वापस देना है, इनको इनकी वेजेस वापस देनी है। तो ये कौन हो गए? बिजनेस के मालिक है क्या? नहीं, बाहर के लोग हैं। ये क्या, ये सब कौन हो गए? एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एम आई क्लियर?